सेकेंडरी एविडेंस है। अब ये जो जनरल रूल है कि जब आपने किसी फैक्ट को प्रूव करना है तो उसके लिए आपको अदालत में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस आप दे सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को प्रूव करने की बात आती है ना, तो उसमें दो तरह के एविडेंस के ज़रिए आप अपने केस को साबित कर सकते हैं। एक प्राइमरी है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और एक सेकेंडरी एविडेंस है कि अगर ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये पढ़ेंगे कि प्राइमरी एविडेंस से क्या मुराद है, सेकेंडरी एविडेंस में कौन से डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस आते हैं, और कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। ठीक है। Introduction: The facts may be proved by producing documentary evidence in the court. The principle of admissibility of documentary evidence is based on the best evidence rule. The documentary evidence is divided into two types: primary and secondary evidence. Primary evidence is evidence which the law requires to be given first. Secondary evidence is evidence which may be given in the absence of the primary evidence when a proper reason is given of the absence of primary evidence. रेलिवेंट प्रोविजन 72 टू 76 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जो अदालत की इंस्पेक्शन के लिए अदालत में पेश किए जाते हैं। दो तरह की एविडेंसेस होती हैं, और इसमें यह कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस के जरिए साबित किया जा सकता है। आर्टिकल 72 में हमें यह बताया गया कि प्राइमरी एविडेंस से मुराद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो अदालत में इंस्पेक्शन के लिए पेश किया जाता है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो प्राइमरी एविडेंस में आते हैं? जो कि सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुए हैं डॉक्यूमेंट, या जिनके काउंटर पार्ट्स हैं। ठीक है। ओरिजिनल के जब कई हिस्से बना दिए जाते हैं वो भी इसका प्राइमरी एविडेंस है। ये जब एक ही तरीके कार से यूनिफॉर्म प्रोसीजर से डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं। आपके नेट का इशू होगा, मैंने तो कॉल सबको ही मिलाई है, शायद नेट इशू है। अच्छा, और इसमें प्राइमरी एविडेंस से बताया गया है कि अगर एक ही तरीके कार से डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो भी प्राइमरी एविडेंस में आते हैं। या जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो भी प्राइमरी एविडेंस कहलाते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी प्राइमरी एविडेंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस मैंने आपको बता दी कि बेस्ट अवेलेबल एविडेंस नहीं है, मतलब प्राइमरी एविडेंस एब्सेंट है, तो उसकी जगह पर फिर आप सेकेंडरी एविडेंस का सहारा ले सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सेकेंडरी एविडेंस है? जिनमें सर्टिफाइड कॉपीज़ आती हैं डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। और जब मैकेनिकल प्रोसीजर से फर्दर आप कॉपीज़ तैयार करते हैं और ओरिजिनल के साथ आप उसको कंपेयर करते हैं, और ऐसे काउंटर पार्ट्स डॉक्यूमेंट्स के जो कि उन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो कि एग्जीक्यूटेड, जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उसके ख़िलाफ़ वो काउंटर पार्ट्स डॉक्यूमेंट्स के दिखाए जा सकते हैं। ये जिसने ट्रांजैक्शन होते हुए देखी है। ठीक है। ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं क्लियर तो मुझे इधर ही बता दें, वरना मैं आगे प्रोसीड करूँ। बता दें कोई ऐसा तो नहीं कुछ पॉइंट? जी बोलें। थोड़ा सा ना इसको कर दें, दोबारा से स्टार्ट से थोड़ा सा बता दें मुझे। देखें, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में ना दो तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी। प्राइमरी ओरिजिनल होता है। ठीक है। जबकि अगर ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस का सहारा लेते हैं। ठीक है। मैंने 74 में ना ये बता रही हूँ कि सेकेंडरी एविडेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड हैं। ज़्यादातर यही है ना कि मुसद्दका निकल है, या फिर आपने आगे जो कॉपीज़ तैयार की हैं ओरिजिनल के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, या ऐसे काउंटर पार्ट्स उन पार्टीज़ के खिलाफ जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, या आपने वो ट्रांजैक्शन होते हुए देखी है, तो ये सेकेंडरी एविडेंस है। सारा क्लियर है आपको? आगे चलो। वो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो रिकॉर्डिंग में सारा कुछ मैंने बता दिया हुआ है, आप उसको सुन लेना। अच्छा, उसके बाद रूल ऑफ प्रेफरेंस। रूल ऑफ प्रेफरेंस ये है कि प्रायोरिटी ये है कि प्राइमरी एविडेंस के जरिए कोई चीज़ साबित की जाए। अब आगे एक्सेप्शंस हैं, या आप इस तरह से कह दें जहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी और बंदे की पोजेशन में है, या अपोजिट पार्टी डॉक्यूमेंट को एडमिट कर रही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉयड हो गया है, या फिर वोलूमिनियस डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है। या ओरिजिनल को प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है, ये ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये जिसकी सर्टिफाइड कॉपी अलाउ की गई है, न्यूमरस डिटेल्स हैं, ये जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब आगे ये बताया गया कि सेकेंडरी एविडेंस के हवाले से अगर ऑब्जेक्शन करना है आपने, अर्लीस्ट पॉसिबल जब मौका आता है प्रेजेंट करने का, उस टाइम आप उसको ऑब्जेक्ट करें। ठीक है। ये सिविल क्रिमिनल दोनों में एप्लीकेबल है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप मत छोड़िएगा। उसके बाद फॉर्म के लिहाज से या नेचर के लिहाज से दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं।
प्राइमरी एंड पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट। प्राइवेट जो दो पार्टीज के दरमियान ट्रांजेक्शन हो सकती है उससे रिलेटेड हो सकता है, जबकि पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक एट लार्ज की एक्सेस में होता है या अगर वो जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, और पब्लिक डॉक्यूमेंट को किन तरीकों के जरिए प्रूव किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट सिंपल आप ये ले लें कि जब आप किसी मवाद को रिकॉर्ड करने के लिए लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स की मदद से आप उसे रिकॉर्ड करते हो, कोई रिटन मवाद, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, पब्लिक एट लार्ज जो उसकी एक्सेस में होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है आर्टिकल 85 के रेफरेंस से। अगर वो किसी सॉवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडी या लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जेक्टिव अथॉरिटी की तरफ से पास करदा कोई ऑर्डर है या उसको कोई एक्ट है और उस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट आएगा। इसमें हमारे स्टेट की तीनों ऑर्गन्स के हवाले से आ जाता है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट से याद रखें, बाकी जो सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं और जो लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जेक्टिव बॉडीज, उनका जो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना डॉक्यूमेंट, वो पब्लिक ही होता है। और फिर अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है या ऐसा डॉक्यूमेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है या ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक सर्वेंट मेंटेन करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, या जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब इनको प्रूव कैसे किया जाएगा, सर्टिफाइड कॉपीज प्रोवाइड करके या डिफरेंट मोड्स मेंशन है जो कि आर्टिकल 89 में दिए गए हैं। अब जो सर्टिफाइड कॉपीज की जब प्रोडक्शन करनी है ना, इस हवाले से जो ऑथराइज पब्लिक ऑफिसर है इसकी आपको वो मुसद्दका नकल तैयार करके देगा। अब डिफरेंट मोड्स में आ जाता है, जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स हैं या फिर फॉरेन लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स का एब्स्ट्रैक्ट है या एग्जेक्टिव एक्ट्स हैं, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड है, फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये आप इसमें से अगर इसमें तो खैर मैंने बहुत प्रिसाइसली लिखा है, आप बेर एक्ट से भी आर्टिकल 89 पूरा इसमें एज इट इज़ आप इसमें पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स आप सिंपल डेफिनेशन अगर कहें तो दो पार्टीज के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती हैं, या फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सबको। उसके बाद हम आते हैं, पहले मैं QSO ख़त्म कर देती हूँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस। देखें, अपने खिलाफ इल्ज़ाम अगर आपको कोई कंपेल करता है कि आप अपने खिलाफ ना, आपसे जो सवाल पूछे गए उनका जवाब दें और उस सवाल के नतीजे में ये लग रहा है कि आपको ना उसकी सज़ा हो जाएगी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन का जो जनरल रूल हमने पढ़ा था आर्टिकल 15 के रेफरेंस से, कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है ना, जो मामले जो तफ्तीश चल रही है, लाजमी जवाब देना है। अब उस सवाल के जवाब में आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मुझे सज़ा हो जाएगी, मुझसे ये चीज़ छीन ली जाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनक्रिमिनेट का मतलब इल्ज़ाम लगाना होता है, ये जिसके ज़रिए आप पे कोई पेनल्टी इम्पोज हो सकती है, तो उस हवाले से सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, स्पेशली विटनेस इन सम केस, टू टेल द ट्रूथ एंड असिस्ट द कोर्ट फॉर अ जस्ट कंक्लूजन। आर्टिकल 15 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर abolishes the law of privilege and creates an obligation on a witness to answer any such question relating to case, and further ensuring right that he will not be punished except for committing perjury. perjury का मतलब होता है giving false evidence. incriminate का मतलब होता है कोई चार्ज लगाना, जुर्म का इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, to charge with crime, to expose to an accusation or charge of crime, to involve oneself or another in a criminal prosecution. अच्छा, अब आर्टिकल 15 में ये क्या कहा गया है कि किसी भी विटनेस को एक्सक्यूज़ नहीं मिल सकती इस बात पे कि अगर सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड उससे सवाल पूछा गया कि उस सवाल के जवाब पे उस पर कोई जुर्म लग जाएगा या कोई पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी, फॉरफिट कर लिया जाएगा, इससे वो एक्सक्लूजन या एक्सक्यूज़ हासिल नहीं कर सकता। अब इसमें ये क्रिमिनेट पेनल्टी फॉर फीचर का जिक्र है, इसमें से ये कहा कि इससे एक्सक्यूज़ नहीं लिया जा सकता, आपको आंसर का जवाब देना पड़ेगा, शैल नॉट बी एक्सक्यूज। तो ये एक एक लाइन में ना आप इसको एलैबोरेट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या प्रोटेक्शंस दी गई हैं जो आर्टिकल 15 के प्रोवाइजो में गिवन है कि आपको उस सवाल के जवाब में ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना मुकदमा चलेगा और ना ही वो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इस्तेमाल होंगी, सवाए अगर आपने फॉल्स एविडेंस दी। इस बात की श्योरिटी
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13B में भी दी गई है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन से, अपने आप पर इल्ज़ाम लगाने से या अपने खिलाफ एज अ विटनेस अपीयर होने से किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता। इसी बात की तस्दीक के साथ साथ आर्टिकल 15 में ये भी आपके पे ऑब्लिगेशन है कि आपने सच बोलना है जिस हवाले से इंक्वायरी चल रही है। अब क्या रेक्विजिट्स है, क्या असेंशियल है ऐसी प्रोटेक्शन क्लेम करने के लिए? सबसे पहले कि वो क्वेश्चंस इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो रेलिवेंट टू मैटर इन इशू हैं। आर्टिकल 18 में ये कहा गया है कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस दी जा सकती है, तो वो मामले से मुतलका या तनाज़े से मुतलका होना चाहिए। मैटर इन इशू आप डिस्प्यूट भी कह सकते हैं। नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 140, 141, 151 टू 154। अच्छा, इसमें एक तो प्रीवियस स्टेटमेंट भी आ जाती है जो कन्फेशन, सॉरी, कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि लॉफुल समझे जाते हैं कि कन्फेशन में पूछे जा सकते हैं या लीडिंग क्वेश्चन है। अब जो भी सवालात जिनमें एक विटनेस इंक्रिमिनेट हो सकता है वो गवाह से पूछने कि नहीं पूछने, इस बात का फैसला अदालत करेगी। ये बात लिखी गई है इसमें, ठीक है। बाकी ये है कि प्रोटेक्ट ओनली इफ इट वाज। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि सेफ गार्ड आप उसी टाइम आपको मिलेगी जब आपको कंपेल किया गया है कि आप उस सवाल का जवाब दें। एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली दोनों सूरतों में हो सकता है। आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। एक मिनट, द आंसर वुड बी एडमिसिबल अगेंस्ट द इफ द विटनेस डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू आंसर वाज। अगर विटनेस ऑब्जेक्ट नहीं करता तो फिर ये है कि वो जो आंसर अब एडमिसिबल होगा। अगर जैसे कोई सवाल दिया गया है, कोई स्टेटमेंट दी गई है, तो अर्लीस्ट पॉसिबल मौका भी दिया जाता है कि उसकी बात को भी सुना जाए, ठीक है, उसके बाद उसको मौका नहीं मिलता। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद रेलिवेंसी ऑफ करेक्टर इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम ये पढ़ने लगे हैं। देखें, किरदार के हवाले से, कैरेक्टर के हवाले से अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि गालिबन इसका किरदार ऐसा है या मेरे यकीन के मुताबिक इसका किरदार ऐसा है, सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना रेलेवेंट नहीं होता। सिविल क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंसी का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, तो सिर्फ इल्ज़ाम लगा देने से उसकी रेलेवेंसी साबित नहीं होती। अच्छा, करेक्टर क्या होता है? करेक्टर में आपकी रेपुटेशन आती है, लोग आपके हवाले से क्या व्यू रखते हैं, ये आपका करेक्टर है। ये आपकी ऐसी कोई पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से आप दूसरों से मुमताज़ होते हो, एक मुनफरद आपकी हैसियत होती है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी हैबिट्स हैं, ये मैंने आपको थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट करके बता दिया। रेपुटेशन, डिस्पोजिशन आ जाता है। गुड कैरेक्टर की क्या वैल्यू है, क्या आपकी रिप्यूट क्या है सोसाइटी में, डायरेक्टली इसका कंसर्न इशू से होता है। डाउटफुल केसेस में ये यूज़फुल साबित होती है। अच्छा, अगर गुड कैरेक्टर साबित हो जाए तो फिर उसके रिबर्टल में कोई ऐसी एविडेंस पेश करनी चाहिए कि जिसको उस पर रिलाय, उसको साबित किया जा सके। अदरवाइज गुड कैरेक्टर एक दफ़ा इस्टाब्लिश हो जाए ना, तो जब तक उसको उसकी निगेशन में कोई चीज़ सही प्रूफ नहीं आता ना, तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करेक्टर होते हैं। सिविल क्रिमिनल केसेस में क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। अच्छा, जनरल रूल सिविल केसेस में ये है कि पार्टीज़ का जो करेक्टर है ना, वो रेलिवेंट नहीं होता। तो जहाँ पर आप ये कहते हो ना कि प्रोबेबल गालिबन ऐसा है या मुझे शक है कि इसका किरदार ऐसा है, तो वहाँ पर ये जो एविडेंस है ना उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर डायरेक्टली अगर कोई डैमेजेस के हवाले से कोई फ़ैसला करना है, तो जो बंदे का किरदार है वो लाजमी तौर पे कंसिडर किया जाएगा, या फिर बजाते खुद केस में उसका करेक्टर डिस्कस हो रहा है, या प्राइम फिशाए या बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि उसका करेक्टर रेलिवेंट है, तो ऐसी सूरत हाल में ये रेलिवेंट हो सकता है। उसके बाद सिविल केसेस में नॉन रेलिवेंसी की क्या बुनियाद है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, मेंटेनेंस ऑफ राइट, री इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में ये है कि गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है, लेकिन बैड कैरेक्टर अगर आप कह दो तो ये इरेलीवेंट है। रेलेवेंट उसी सूरत में आएगा कि जब केस के मामलात से कुछ साबित हो रहा है, या जैसे आप प्रीवियस कन्विक्शन उसकी साबित हो जाए कि पहले भी इसने कोई जुर्म किया हुआ है, तो उससे बैड कैरेक्टर साबित हो जाता है। क्राइटेरिया में ये बताया कि सिर्फ एफआईआर लॉन्च करने से, फाइल करने से
ये साबित नहीं हो जाता कि इसका किरदार ऐसा है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जो इसका दूसरा पोर्शन है, उसके 2 क्वेश्चंस आप कर लें लीगल एथिक्स के, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये पोर्शन। देखें, प्रोफेशन कोई भी हो उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, और उनको हम लीगल एथिक्स या सॉरी जब भी किसी प्रोफेशन को आपने अडॉप्ट करना होता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इसी तरह कानून में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए भी कुछ मोरल वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार कौंसिल एक्ट 1973 के तहत प्रोवाइड किए हैं। अगर आप उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जाएंगे तो ये प्रोफेशन मिसकंडक्ट कंसिडर किया जाएगा, जिसके लिए पीनलाइज भी किया जाएगा। मिसकंडक्ट क्या होता है कि ऐसा आप कंडक्ट या ऐसा इम्प्रॉपर कंडक्ट जो कि वायलेशन समझा जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन की। उसके बाद लीगल मीनिंग में है कि ऐसा बिहेवियर जो कि लीगली और मोरली रॉन्ग है। मिसकंडक्ट के जो काइंड्स हैं, ग्रेव मिसकंडक्ट, विलफुल मिसकंडक्ट या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो लीगल एथिक्स के खिलाफ समझा जाए। अच्छा, कौन से एक्ट्स हैं जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कंसिडर किए जाते हैं? जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने काम की, तो जो हाईली इम्प्रोबेबल है, जो कि लीगल एथिक्स के खिलाफ एडवर्टीजमेंट, वो भी मिसकंडक्ट कंसिडर किया जाएगा। आप क्लाइंट के कॉन्फिडेंस को अब्यूज़ करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अपना जो प्रिविलेज है जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन है, उसका भी गलत इस्तेमाल आप करते हैं। जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जुडिशरी को ब्राइब करने की अटैम्प्ट देते हैं, या पुलिस को ब्राइब करते हैं, या आप एज अ विटनेस अपीयर हो जाते हैं उसी केस में जिसमें आप कौंसल हैं। ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। या ड्रंकनेस की हालत में अदालत के सामने पेयर होते हैं, इम्प्रॉपर एडजर्नमेंट्स मांगते हैं, मतलब तारीखें मांगते हैं, या फिर रिकॉर्ड को टेम्पर करने की कोशिश करते हैं, या फिर सही मालूमात क्लाइंट तक नहीं पहुंचाते, फॉल्स लिटिगेशन इनिशिएट कर देते हैं, या प्लीडिंग में जो बातें आपने लिखी हैं वो गलत ड्राफ्ट की गई हैं, या फिर आप कहते हैं कि केस का फैसला जो होगा ना उसमें मेरा भी शेयर है। फैक्ट्स को, हकाइक को दबाने की कोशिश करते हैं, या इल्ज़ामात लगाते हैं अदालत के ख़िलाफ़, ठीक है, या गलत फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं अपनी पोजीशन का, या अनऑथराइज पर्सन से आप इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, या अनरीज़नेबल वे में आप कोई केस लेने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप अगर केस के साथ कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं तो वो क्लाइंट के बेनिफिट में नहीं है, या आप गलत हथियार रहे हैं पैसे अपने क्लाइंट से, अपेयरेंस नहीं दे रहे, या अपने क्लाइंट की के पैसों को मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। अब इसकी आपने प्रोफेशन मिसकंडक्ट किया है कि नहीं किया, इसका क्राइटेरिया पाकिस्तान बार कौंसिल डिसाइड करेगा कि ऐसा कोई एक्ट तो नहीं आपने किया जो मोरल टर्पिट्यूड के इक्वलेंट है। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है जो अखलाकियात से गिरा होता है, आप इसे करप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो एक्शन लेगा वो पाकिस्तान बार कौंसिल है, सही है। इसमें मुझे लग रहा है मैंने लॉ मेंशन ही नहीं किया। आप इधर ना रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, लीगल एंड प्रैक्टिशनर बार कौंसिल एक्ट 1973, या आप रेलिवेंट प्रोविजन के तौर पे आप लिख सकते हैं इसमें। हिना 73 है कि 76? 73 ओके। के बाद आ जाता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट, या अगर लीगल एथिक्स की इंपॉर्टेंस पे कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, आपने क्या करना है, यही क्वेश्चन छाप देना है आपने, ठीक है। देखें, प्रोफेशन ऑफ लॉ की बात करें, यूनिवर्सली इसको एक्नॉलेज किया जाता है कि ये नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि नेशन की डेवलपमेंट में ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जिसके ज़रिए एक कॉमन पर्सन की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, और फंडामेंटल राइट्स की प्रोवाइडेंस में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस सिलसिले में एडवोकेट्स के कुछ राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं जो कि लीगल एथिक्स के तहत प्रोवाइड किए गए हैं। एडवोकेट कौन होता है? जो लॉ प्रोफेशन को प्रैक्टिस करता है। राइट्स क्या हैं कि प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है, एडवाइस कर सकता है क्लाइंट को, उसके बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर सकता है, जुडिशल प्रोसीडिंग के में वो अपेयरेंस दे सकता है, उसे सिविल प्रोसीजर में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और ये है कि
और जो कम्युनिकेशन हुई है उसकी और उसकी क्लाइंट के दरमियान वो प्रिविलेज्ड होगी, मतलब कि उसे कंपेल नहीं किया जाएगा कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। पाकिस्तान के बाहर भी वो प्रैक्टिस कर सकता है अगर वो ऑथराइज्ड है, और रेम्यूनरेशन का हक भी है उससे जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। अब ड्यूटीज के लिहाज से जनरल मीना, ड्यूटीज। हाँ जी। ऑथराइज मीन्स आपने कहा कि पाकिस्तान के बाहर भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर वो ऑथराइज है, तो ऑथराइज मींस यानी उसका उसके पास लाइसेंस हो, इसके अलावा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। पाकिस्तान के बियॉन्ड कर सकता है ना अगर उसे ऑथराइज्ड है। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि उसके पास फिर एक तो बार कौंसिल का लाइसेंस होगा और इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होगा जो ऑथराइज वो हो जाए बाहर प्रैक्टिस करने की। देखें उसके लिए लीगल क्या कहते हैं, बार एट लॉ की डिग्री होती है या अच्छा। ट्रांसफर डिग्री होती है, उसके तहत फिर ना अगर पाकिस्तान में अपने बाहर का जैसे कानून पड़ा है तो उसके तहत भी आपको वहाँ जी पर जी। ऑथराइजेशन मिल जाती है करने के लिए प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज, ड्यूटी टू हम्म, क्लाइंट्स, ड्यूटी टू कोर्ट, ठीक। ड्यूटी टू स्टेट एंड पब्लिक, ड्यूटी टू सेल्फ, ड्यूटी टुवर्ड्स कोलीग्स। जनरल ड्यूटीज, ड्यूटी टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, duty to justify the free charge, duty to study the case, to remain present throughout the court proceeding till the judgment is written, aware of all recent changes in law, summarize his case। ये तो आपको क्लियर होगा। बाकी रेलिवेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं और सच उगलवाना है, विटनेस को एग्जामिन करके इंसल्ट नहीं करना, विटनेस को अननेसेसरी रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछने, अपना टेम्पर लूज नहीं करना, विटनेस को एडवाइस करना है, ब्राइब नहीं करना, सच बोलना है। क्लाइंट्स की तरफ क्या है कि क्लाइंट्स की तरफ फेथफुल रहना है, ट्रस्ट मेंटेन करना है, पेशेंट्स होने चाहिए, कानून की वायलेशन के हवाले से उसे एडवाइस नहीं करना, क्लाइंट को ऑनेस्ट सिंसियरली काम करना है, प्रॉपर ओपिनियन देनी है, रीज़नेबल फ़ी चार्ज करनी है। और ये है कि अगर आप उस केस को नहीं समझ सकते तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप दूसरे काउंसिल को कंसल्ट कर लें। और लिटिगेशन का जो प्रॉफिट है उसको शेयर नहीं करना। और ये है कि आपने क्लाइंट की कंसेंट के बगैर कंप्रोमाइज़ में एंटर नहीं होना। आपने अदालत को मिसलेड नहीं करना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, अदालत को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, थ्रेटन नहीं करना, पंक्चुअल रहना है। और ये है कि अदालत को अपने असिस्ट करना है, इस हवाले से आप इक्विप्ड हो, पॉइंट्स जो हैं। अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, फुली प्रिपेयर करना है केस, पब्लिक स्टेट की तरफ जो है वेलफेयर के लिए काम करना है, हरास नहीं करना। तो ये आप इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा, ये बड़े आसान लिखे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, तो जितनी आपसे याद रह गई कुछ मेंशन कर दें। इम्पीचमेंट लीडिंग क्वेश्चन वाला, आप ना सायरा मेरा ख्याल से ना लीडिंग क्वेश्चन छोड़ दो, बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं, मैं नहीं करवाती वो फिर ये है कि या तो मुझे ना आज का टाइम दे दें, मैं इसको प्रिपेयर करके सेपरेटली करवा दूंगी या सबको इकट्ठे करवा दूंगी। लीडिंग क्वेश्चन मैं नहीं करवाया। नहीं, ये ना अगर हाँ। आपको ये लगता है ना कि इम्पोर्टेंट नहीं तो फिर नहीं करेंगे। मैं तो